Good afternoon, students. So, we have completed the second unit, that is your kinematics. So, in the kinematics, we have done the motion in 1D, one dimension, and then the vector, projectile motion, circular motion, uniform circular motion, and all other things in the kinematics unit. So, today we are going to start the new unit, that is your laws of motion. So, who has given the laws of motion? Newton was the scientist who has given the laws of motion. अब जो लॉज ऑफ मोशन है वो आपके तीन टाइप के होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग बोलते हैं उसको, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. अब लॉ ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले आप देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है. फर्स्ट लॉ थी क्या, या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? पहले तो फर्स्ट लॉ बता देता हूं. इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट पोजिशन देन इट बिकम्स इन रेस्ट पोजिशन इधर सम फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी और बाय द बॉडी. This is called law of first law of motion or Newton law of motion, and this is also called law of inertia at rest. अब इसको हम किस तरीके से करेंगे? और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया एट मोशन. मतलब जो आपकी फर्स्ट लॉ थे उसके तीन पार्ट हैं. एक तो है लॉ ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया एट मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया एट पर्टिकुलर डायरेक्शन. मतलब हमें जब फर्स्ट लॉ लिखनी है स्टूडेंट तो आप ये तीन फॉर्म लिखेंगे, और लॉ ऑफ इनर्शिया को ही फर्स्ट न्यूटन की फर्स्ट लॉ बोलते हैं हम लोग. तो आपका जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. तो लॉ ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट मैंने बता दिया. अब लॉ ऑफ इनर्शिया एट मोशन क्या है कि व्हेन ए बॉडी दैट इज इन द मोशन देन इट बिकम इन मोशन either some force is not applied by the body or on the body. That is called law of inertia at motion. Similarly, when a body is in the particular direction, then it become in particular direction, either some force is not applied by the body or the force that is applied on the body. देखिए तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी बताऊंगा. जैसे सपोज कीजिए एक कार आपकी रेस्ट पोजिशन पे है, तो बेटा ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि कार जो है फोर्स ना लगाए. मतलब हमने क्या किया, कार को स्विच ऑन किया, स्टार्ट किया, इंजन ने फोर्स लगाया तब, और हमने गियर से उसको क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. मतलब इंजन ने सारी जो आपकी प्रोसीजर है वो किया और फिर वो गाड़ी किस में चली गई, मोशन में. मतलब जब इंजन ने फोर्स लगाया, हमने चाहा कि वो मोशन में जाए, तब ही वो गाड़ी क्या हुई, आपकी मोशन में हुई. मतलब वो जब तक फोर्स नहीं लगा वो किस में रही, रेस्ट में रही. तो इसको बोलते हैं हम इनर्शिया. मतलब वो टेंडेंसी बॉडी की जो उसको रेस्ट में रख सके. जैसे उसमें क्या था, जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगाया वो किस में थी, रेस्ट में थी. तो वो क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट. मतलब उसको रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया एट रेस्ट. इसी तरीके से मोशन में अभी वही कार है, अगर आपकी मूव कर रही है, ठीक है, तो जब तक हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे वो कार की स्पीड कम नहीं होगी या कार रुकेगी नहीं. मतलब जब तक हम ना चाहें वो कार नहीं रुक सकती आपकी. मतलब हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, या कार को रोकेंगे हम, तब जाके कार रुकेगी. मतलब हमने फोर्स लगाया तभी आपका क्या हुआ, मोशन कन्वर्ट किस में हुआ, रेस्ट में. मतलब मोशन का अपोज हमने किस तरीके से किया, फोर्स लगा के. तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया एट मोशन. मतलब वो मोशन में थी, उसकी टेंडेंसी, उस कार की वो प्रॉपर्टी जो वो टेंडेंसी है, या प्रॉपर्टी या टेंडेंसी जो कार को मोशन में ही रहने दे, वो क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया एट मोशन. हमने फोर्स लगाया तो वो मोशन से कन्वर्ट करके किस में आई, रेस्ट में आई, या उसकी स्पीड कम हुई. तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया एट मोशन. इसी तरीके से लॉ ऑफ इनर्शिया एट पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखिए उस कार को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला रहे हैं, जब तक स्टेयरिंग से हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो कार की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की भी उसकी टेंडेंसी है, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया एट पर्टिकुलर डायरेक्शन.
जब हमने फोर्स लगाया तो वो कार को हमने क्या किया, टर्न किया या फिर मूव करवाया किसी दूसरी डायरेक्शन में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोटबुक पे लिखनी है। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, और मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। अब मैं इस बॉल को चाहूं तो मैं मूव करवा सकता हूं, मतलब मैंने अगर फोर्स लगाया तो इस तरीके से मूव हो गई, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी किस पे है, रेस्ट पे है। जैसे ही मैं उसको चाहूं कि आगे की तरफ मूव कर जाए तो ये आगे की तरफ मूव कर सकती है, पीछे की तरफ भी मूव कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, आपको इस बॉल पर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, ठीक है। तो आपकी ये बॉल थी, ये किस में थी, रेस्ट में, ठीक है। ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट हो गया। फिर मैंने उसको मूव करवाया फोर्स लगाकर, और वो फोर्स आपको पता है दैट पुल और पुश विच चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। अब यहाँ फोर्स की डेफिनेशन आ गई। हमने फोर्स लगाया तो ये बॉल कहाँ मूव की, इस फोर्स के कारण ऐसे ऐसे मूव कर गई, ठीक है। तो ये आपका जो था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया की आपकी 3 लॉ मैंने आपको बता दी, या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी आपकी यही चीज थी। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया जो आपकी इफेक्ट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे। तो इनर्शिया को मैं आई बोलूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, यानी अगर मैं मास को बढ़ा दूं तो इनर्शिया भी इंक्रीज हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक रबर बॉल है, ठीक है, और एक सॉलिड आपकी कोई दूसरी बॉल है आयरन की, ये आयरन की है, ये रबर की है। दोनों का साइज सेम है, बट ध्यान रखिए इसका मास क्या है, ज्यादा, इसका मास क्या है, कम, मतलब इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। तो दोनों का कंपैरिजन करें तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, आपका इनर्शिया आपका आयरन की बॉल का ज्यादा होगा। मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, मतलब आयरन जो बॉल है उसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। आई क्या होगा, ज्यादा। क्यों? एम क्या है उसका, ज्यादा है। और दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे रबड़ की बॉल को हमें हिलाना आसान है, बट जो दूसरा है आपका आयरन की बॉल, उसको हिलाना मुश्किल है। मतलब रेस्ट पे कौन ज्यादा रहा, टेंडेंसी किसकी ज्यादा रही, आपकी आयरन की बॉल की, तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा देर रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए, उसको हिलाने के लिए। तो इस तरीके से भी आप स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो ये अब लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो तीनों चीज में आप डेफिनेशन लिख लीजिए पहले नोटबुक में, जिस तरीके से मैंने बताई है। उसके बाद स्टूडेंट आती है नेक्स्ट न्यूटन की सेकंड लॉ, ठीक है। ये तो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद आती है न्यूटन की सेकंड लॉ। इससे पहले मैं मोमेंटम करा देता हूं, लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P से डिनोट होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर लगा दिया m इंटू वी, ठीक है। ये आपका मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, समझिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, और ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और m इंटू वी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई इसकी कितनी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया इसका, m1 l1 t माइनस 1। तो देखिए काफी चीज है, पहले फॉर्मूला है इसका, फिर ये डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। फिर है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, फिर एसआई यूनिट है, फिर डायमेंशन है। तो ये सारी चीज आपको नोटबुक पे लिखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब जो सेकंड लॉ थी वो मोमेंटम से ही आपकी रिलेशनशिप करती है। न्यूटन की सेकंड लॉ क्या थी, न्यूटन की सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन थी वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज, यानी इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, द रेट ऑफ चेंज
of linear momentum is directly proportional to the force applied on the body or by the body। देखिए ये तो आपको क्या करनी है स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी और बाय द बॉडी। अब लीनियर मोमेंटम चेंज कैसे होगा? सपोज कीजिए डस्टर रेस्ट पोजीशन पे और मैंने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, देखिए रेस्ट पे है तो इसका मास तो है ही और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू मीटर पर सेकंड। जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू से किस में बन जाएगी, वी मीटर पर सेकंड में। यानी मोमेंटम क्या था, एम वी, और एम वी था मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम यू, और फाइनल हमारा मोमेंटम कितना चेंज हो गया, एम वी। तो जो आपका फाइनल मोमेंटम कितना बन गया, एम वी। जो चेंज इन मोमेंटम है वो हुआ कुछ ना कुछ किसके कारण, फोर्स अप्लाई करने के कारण। सपोज कीजिए ये बॉडी रेस्ट में होती और मैं कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, क्या इसका मोमेंटम चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फोर्स ही नहीं लगाया इसके ऊपर। तो इसका मतलब न्यूटन की सेकंड लॉ ये बोलती है कि अगर आप फोर्स लगाओगे किसी बॉडी के ऊपर तो उसका मोमेंटम चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी और बाय द बॉडी। क्लियर? तो स्टेटमेंट लिख ली, उसके बाद इसको हम प्रूफ करते हैं। बड़ा इजी है प्रूफ करना। आपको पता है रेट ऑफ चेंज स्टेटमेंट के कारण एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीपी बाय डीटी। हम अगर मोमेंटम को पी लिखते हैं तो डीपी बाय डीटी क्या बन गया आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ जो है इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डीपी बाय डीटी हो गया। अब पी की वैल्यू कितनी है आपकी, के टाइम्स ऑफ एम वी डिवाइड बाय डीटी। अब आप क्या कीजिए, सिंपल आपको क्या करना है, एफ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एम बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा, डीवी बाय डीटी। तो एफ कितना बन गया, एम, एफ बन गया के एम और डीवी बाय डीटी ए बन गया। तो लिख लीजिए डीवी बाय डीटी दैट इक्वल टू ए। मतलब हमने कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर इसको प्रूफ किया। तो के की वैल्यू 1 कर दीजिए तो एफ कितना होगा, एम इंटू ए। तो ये एफ का फॉर्मूला हो गया बेटा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल था, आपने के लगा दिया, पी को एम वी पुट कर दिया क्योंकि वे लीनियर मोमेंटम बोला एम वी है, और आपका एम डीवी बाय डीटी इंटू के आ गया। फिर आपने क्या किया, एम को तो बाहर ले लिया, वी को यानी डीवी बाय डीटी, क्योंकि एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा। और डीवी बाय डीटी क्या बन गया, ए, और के को 1 कर दिया, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। मतलब ये आपका प्रूफ है किसका, न्यूटन की सेकंड लॉ का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका क्या है, प्रूफ है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो इस प्रूफ को भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपका ये। अब हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया बेटा, कौन सा फॉर्मूला, क्या है आपका, F इक्वल टू एम इंटू ए। ये हमने फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं इसे, न्यूटन होती है। ठीक है, अब कोई बोले कि डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन या 1 एन, इसको डिफाइन करो। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू एम इंटू ए, लिख दिया फॉर्मूला बेटा। अब F को 1 न्यूटन कर दो, M को 1 kg कर दो, और ये क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट आप ये लिखेंगे, स्टेप 2 आप 1 1 पुट करेंगे, और स्टेप 3 में आप डेफिनेशन लिख देंगे जो मैं बता रहा हूं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when 1 kg, when a body having mass 1 kg accelerate with an acceleration of 1 meter per second square, then force applied on the body or by the body is 1 न्यूटन।
क्लियर? तो लिख देता हूं, इफ अ बॉडी हैविंग मास 1 kg and accelerate with an acceleration of 1 meter per second square, then force applied on the body or by the body is 1 न्यूटन। तो सिंपल ये बेटा डेफिनेशन किसकी बन गई? न्यूटन की बन गई। ये डेफिनेशन किसकी बन गई? आपकी न्यूटन की होगी। इफ ए बॉडी हैविंग मास 1 kg एंड एक्सेलरेट with an acceleration of 1 meter per second square, then force applied on the body or by the body is 1 Newton.